गरीब बहू की रसोई में 100 बोरी राशन। अरे बहू, आज तो रसोई से ऐसी खुशबू आ रही है कि पूछो मत। खाने की खुशबू से मेरे पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माता हमारी इस रसोई में विराजमान हो गई है। बस माँ जी, आप और बाबूजी चटाई पर बैठिए, चावल बन गए हैं, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। रसोई में एक बड़े पतीले में चावल पक रहे थे। पास ही दूसरे चूल्हे पर दाल में हींग और जीरे का तड़का लग रहा था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। चूल्हे के पास कई तरह की ताजी हरी सब्जियां रखी हुई थीं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज रसोई के एक बड़े हिस्से में लगी राशन की 100 बोरियां थीं। चावल, आटा, दाल और चीनी की बोरियां एक के ऊपर एक सलीके से रखी हुई थीं। माँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज हमारी रसोई में देखो, 100 बोरी राशन भरा हुआ है। ये सब देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। एक वो भी वक्त था माँ, जब हम लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए भी तरसते थे। ये सब हमारे दिन रात के खून पसीने का फल है जी। भगवान की कृपा से आज हमारी रसोई राशन की बोरियों से भरी हुई है। हाँ बहू, मुझे आज भी याद है उन दिनों कितना कुछ सहा था हमने। उन पुराने दिनों की याद आते ही आज मेरी तो रूह ही कांप जाती है। आखिर इन लोगों के पास ये 100 बोरी राशन कहाँ से आया, और वो कौन से काले दिन थे जिन्हें याद करके आज भी इस परिवार की आंखें छलक उठती हैं? ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना। कल रात भी मैंने ठीक से नहीं खाया था। ईशानी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपने कंधे पर एक पुराना बैग लटकाए रसोई में आती है। अभी देती हूँ ईशु, तू बैठ बाहर। नंदिनी रसोई के कोने में रखे एक पुराने एल्यूमिनियम के डिब्बे का ढक्कन खोलती है। डिब्बे में मुश्किल से मुट्ठी भर चावल थे, जिसे देखकर नंदिनी का चेहरा उदास हो जाता है। हे भगवान, बस इतने से चावल, ये तो 100 ग्राम भी नहीं होंगे। घर में खाने वाले हम 4-5 लोग हैं और इसमें तो किसी एक इंसान का भी पेट नहीं भरेगा। ईशानी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी भाभी के उदास और उतरे हुए चेहरे को देख लेती है और सब समझ जाती है। वो अपनी भूख को दबाते हुए कहती है, भाभी, मुझे ना अचानक से याद आया कि आज मेरी क्लास में मॉर्निंग वर्कशॉप होने वाली है। मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। मैं अब सीधा दोपहर को आकर ही आपके हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। ईशानी अपना बैग लेकर खाली पेट ही घर से बाहर निकल जाती है। नंदिनी उसे जाते हुए बेबस नजरों से देखती है। तभी ललिता वहाँ आती है। चली गई ना बेचारे भूखे पेट। हाय रे हमारी किस्मत, गरीबी ने तो जैसे हमारे घर में पक्का डेरा ही डाल लिया है। बच्चे भूखे पेट घर से जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माँ जी, मुझसे ईशु का वो उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा गया। उसने अपनी भूख मार ली ताकि हम लोगों के लिए कुछ बच जाए। ये कैसी मजबूरी है हमारी। ललिता और नंदिनी अपनी किस्मत को कोस रहे थे। तभी विराज काम पर जाने के लिए अपनी पुरानी कमीज पहनते हुए कहता है, जिसका चेहरा थका और मुरझाया हुआ था, नंदिनी, खाना बन गया है क्या? मुझे जल्दी काम पर निकलना है। सेठ जी गुस्सा करेंगे अगर देर हो गई तो। नंदिनी रसोई से एक छोटी सी प्लेट लेकर आती है। प्लेट में मुट्ठी भर चावल, आम का अचार रखा था। दाल या सब्जी का नामो निशान नहीं था। नंदिनी कांपते हाथों से प्लेट विराज के सामने रखती है। जी, घर में बस यही बचा था, आप इसे खा लीजिए, दिन भर का काम करना है आपको। विराज उस प्लेट को देखता है। उसे पता है कि यह घर का आखिरी निवाला है। वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद, नंदिनी, आज तो अचार के साथ चावल खाकर मेरा पेट भर गया है। तुम चिंता मत करो, मैं आज मजदूरी के पैसे लेकर आऊंगा, फिर हम राशन लेने चलेंगे। विराज अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वो उससे पेट भरने का झूठ बोलता है और अपना झोला उठाकर काम पर चला जाता है। गई बहसबानी में। उनके घर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। पता नहीं वो कारखाना पहुँचे भी होंगे या नहीं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कारखाने के अंदर घुटनों तक गंदा पानी भर गया था। मशीनें पानी में डूबी हुई थीं। विराज भीगता हुआ कारखाने में पहुंचता है। कारखाने का मालिक एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, अरे तुम लोग जाओ, आज कोई काम नहीं होगा। देख नहीं रहे हो, कारखाने में पानी भर गया है। जब तक ये पानी नहीं निकलेगा और मशीनें पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, तब तक काम बंद रहेगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में राशन का एक दाना नहीं है। अगर आज दिहाड़ी नहीं मिली तो मेरा पूरा परिवार आज भी भूखा रह जाएगा। मालिक, मशीनें ठीक होने तक मुझे कोई काम दे दीजिए या कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? यहाँ मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। मशीनें पानी में डूब गई हैं और तुझे अपने एडवांस की पड़ी है। भाग यहाँ से, जब कारखाना खुलेगा तब आना। अभी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है किसी को देने के लिए। सेठ जी सभी मजदूरों को कारखाने से भगा देते हैं। विराज निराश होकर भारी कदमों से अपने घर की तरफ लौटता है। नंदिनी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और विराज सिर झुकाए भीगे हुए कपड़ों में अंदर आता है।
क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए और आपकी हालत ऐसी क्यों है? कारखाने में बारिश का पानी घुस गया है नंदिनी। सेठ ने काम बंद कर दिया है। जब तक मशीनें ठीक नहीं होती काम नहीं मिलेगा और बिना काम के पगार भी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत मिन्नतें की लेकिन सेठ ने एक पैसा नहीं दिया। विराज की बात सुनकर नंदिनी के हाथ से झाड़ू छूट जाती है और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में तो राशन का एक भी दाना नहीं है। आज रात माँ जी और बाबूजी को क्या खिलाएंगे? मेरे पास तो राशन लाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। नंदिनी घर के हालातों को सोचकर परेशान होकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी कमरे के अंदर से खांसते हुए महेंद्र बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर काफी थकान थी। वो अपने कुर्ते की जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालते हुए कहते हैं, घबराओ मत बहू, जब तक ये बूढ़ा जिंदा है इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, जाकर बाजार से थोड़ा राशन ले आ। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए जी? आप ये पैसे कहाँ से लाए? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? महेंद्र अपने छिले हुए हाथों को अपने पीठ के पीछे छुपाते हुए कहते हैं, ये पैसे मेरे पास थे। झूठ मत बोलिए, मुझसे झूठ मत बोलिए। और क्या छुपा रहे हैं आप? अपने हाथ आगे कीजिए। ललिता, मैं कल खेत में काम करने चला गया था, वहीं से ये मजदूरी के पैसे मिले हैं। मैं अपने सामने अपने बच्चों को ऐसे भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। मेरी बीमारी से ज्यादा मुझे तुम लोगों के खाली पेट का दर्द सताता है। बेटा नंदिनी, जा जल्दी से कुछ राशन ले आ। नंदिनी कांपते हाथों से वो पैसे ले लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो पैसे लेकर राशन की दुकान पर जाती है। दुकान में राशन की बोरियां सजी हुई थीं। नंदिनी हिचकिचाते हुए दुकान में जाती है। भैया, मुझे 1 पाव चावल और 1 पाव दाल दे दीजिए। तभी दुकान पर एक अमीर और घमंडी औरत आती है। उसने भारी गहने और बनारसी साड़ी पहनी थी। अरे भाई, ये लो पैसे लो, मेरे घर राशन भिजवा देना। 1 बोरी वाले बासमती चावल, 1 बोरी अरहर की दाल, 1 बोरी आशीर्वाद आटा और हाँ, चीनी भी भिजवा देना। जी बहन जी, अभी भिजवाता हूँ। आपका काम तो सबसे पहले होगा। दुकानदार तुरंत उस अमीर औरत से प्यार से बात करने लगता है और अपने नौकरों को बोरियां उठाने का आदेश देता है। नंदिनी उन राशन की बड़ी बड़ी बोरियों को देखती है और अपने मन में सोचती है, हे ईश्वरी, ये कैसा अन्याय है तेरा। किसी के पास इतना है कि बोरियां कम पड़ रही है और हम लोग 1 पाव राशन के लिए मोहताज है। क्या कभी हमारे घर में भी राशन की बोरी आएगी? राकेश नंदिनी को राशन देता है। नंदिनी अपना 1 पाव चावल और 1 पाव दाल लेकर अपना सिर झुकाए घर लौट आती है। रात का समय था। वो रसोई में जाकर बहुत ही गीला खिचड़ी बनाती है। इतनी से दाल चावल की खिचड़ी से अगर सबका पेट भरना है तो मुझे ऐसी पानी वाली खिचड़ी बनानी होगी। खिचड़ी बनाने के बाद नंदिनी सभी को खाना परोसती है। ये क्या है बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? ये खिचड़ी है, इसमें तो सिर्फ पानी ही पानी तैर रहा है। मैं क्या करूँ माँ जी, हम 5 लोग हैं। अगर मैं सूखी खिचड़ी बनाती तो किसी का पेट नहीं भरता, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा पानी डाल दिया ताकि कम से कम सबका पेट पानी से ही सही पर भर तो जाए। तभी ईशानी एक कटोरी में वो पानी वाली खिचड़ी डालती है और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। अरे माँ, आप भी ना, भाभी ने कितनी बढ़िया खिचड़ी बनाई है। आपको पता है शहर में लोग इसे सूप कहते हैं। मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रही है। ईशु बिल्कुल सही कह रही है। जो भगवान ने रूखा सूखा दिया है उसे प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। ललिता, तू भी चुपचाप खा ले। सब लोग वो पानी जैसी खिचड़ी पीने लगते हैं। तभी सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी थी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से अतड़ियां खींच रहा हो। भूख की वजह से महेंद्र की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो चारपाई पर लेटे थे और दर्द से कराह रहे थे। ललिता भी जमीन पर बैठी अपने पेट को दबाए हुए थी। मेरा भी शरीर टूट रहा है। कल रात से बस वो पानी वाला खिचड़ी ही तो पिया था। अब तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। विराज कमरे के एक कोने में दीवार से सिर टिकाए बैठा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। जी आप कुछ करते क्यों नहीं? देखिए बाबूजी की हालत, माँ जी भी दर्द से तड़प रही है। अगर इन्हें तुरंत कुछ खाने को नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए ना। मैं क्या करूं नंदिनी? तू ही बता, मैं क्या करूं? मैं लाचार हूं। मैंने हर जगह हाथ पैर मार लिए। मुझे कोई काम नहीं दे रहा, कोई उधार नहीं दे रहा। पूरे कमरे में सिर्फ रोने और कराहने की आवाजें गूंज रही थी। ललिता दर्द सहते हुए ईशानी को पास बुलाती है। ईशु, तू एक काम कर, जाकर हमारी पड़ोसन से 1 कटोरी राशन मांग ले। मुझे पता है ये शर्म की बात है, लेकिन अब झूठी शान का कोई फायदा नहीं है। जा बेटी। ईशानी भारी कदमों से अपने घर से निकलकर पड़ोसन के दरवाजे पर जाती है। उसे बहुत संकोच हो रहा था। वो दरवाजा खटखटाती है। सुशीला बाहर आती है। चाची जी,
वो घर में सब बीमार हैं, भूख से सबका बुरा हाल है। क्या क्या आप मुझे एक कटोरी आटा उधार दे सकती हैं? मैं भैया की पगार मिलते ही वापस कर दूंगी। अरे नंदिनी, तू इसमें झिझक क्यों रही है? हम पड़ोसी हैं, सुख दुख में तो हम एक दूसरे के ही काम आएंगे। तू अंदर आ, मैं तुझे दे देती हूँ। सुशीला ईशानी को अपने घर के अंदर ले जाती है। ईशानी की नजर सुशीला की रसोई पर पड़ती है। वहां राशन के डिब्बे भरे हुए थे और राशन के बोरे रखे थे। ये सब देखकर ईशानी अपने ख्यालों में खो जाती है। सुशीला आंटी के पास कितने सारे राशन की बोरियां हैं। काश हमारे घर में भी इतनी सारी राशन की बोरियां होती। ईशानी मन ही मन ये सब सोच रही थी, तभी सुशीला एक बड़े कटोरे में आटा भरकर लाती है और ईशानी को दे देती है। ले बेटी, इसे ले जा, और किसी चीज की जरूरत हो तो बिना संकोच के मांग लेना। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी चाची जी। ईशानी आटा लेकर दौड़कर घर आती है। वो तुरंत चूल्हा जलाती है और उस एक कटोरी आटे से मुश्किल से 5-6 रोटियां सेकती है और फिर उन रोटियों को लेकर कमरे में जाती है। माँ, बाबूजी, जल्दी से ये रोटियां खा लीजिए। और तुम तीनों, ईशु, विराज और तूने क्या खाया? हमने खा लिया बाबूजी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस आप लोग इसे खाकर दवा ले लीजिए। ईशानी और विराज दोनों नंदिनी की तरफ देखते हैं। वे जानते हैं कि नंदिनी झूठ बोल रही है। घर में और कोई रोटी नहीं है। उन तीनों के पेट भूख से सुलग रहे थे, लेकिन अपने बुजुर्गों के लिए वो भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। अब बस बहुत हो गया, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। विराज एक टूटा हुआ छाता लेकर बारिश में ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। विराज कई जगहों पर जाकर काम ढूंढता है। वहीं घर पर एक तो हमारे घर में सुबह से चूल्हा नहीं जला है, ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। छत से पानी टपक टपक कर हमारा घर भर जाएगा। नंदिनी बारिश की वजह से बहुत चिढ़ी हुई थी। तभी ईशानी छत से टपक रहे पानी की जगह पर बर्तन लगाती है। विराज भी बाहर से थका हारा अंदर आता है। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। आप आ गए, कुछ काम मिला क्या? सुबह से घर में एक दाना नहीं है, ईशानी के पेट में चूहे कूद रहे हैं। नहीं नंदिनी, बारिश का मौसम है, सारा काम ठप पड़ा है। मैंने पूरे शहर के चक्कर काटे, लेकिन कहीं कोई मजदूरी नहीं मिली। ललिता और महेंद्र कमरे से बाहर आते हैं। ललिता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और चिड़चिड़ाहट है। आज फिर तुझे कोई काम नहीं मिला। भगवान ने हमारे नसीब में सिर्फ भूखे मरना ही लिखा है। शांत हो जाओ भगवान। लड़का सुबह से कोल्हू के बैल की तरह मेहनत कर रहा है। बारिश में सबका काम बंद है, वो क्या करे बेचारा। बाबूजी ठीक कह रहे माँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को अभी मजदूर नहीं चाहिए। सबकी बातें सुनकर नंदिनी काफी परेशान हो गई थी। वो घर के बाहर आ जाती है। नंदिनी आंगन में खड़ी होकर घर के पीछे पड़ी अपनी कई बीघा बंजर जमीन को देख रही थी। वो घर के अंदर जाती है। हमारी जमीन कितनी बड़ी है, अगर ये उपजाऊ होती तो आज ससुर जी को दूसरों के खेतों में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमें यूं भूख के पेट नहीं सोना पड़ता। हम अपने ही खेत में सब्जियां और अनाज उगाते। ओ बहू, उस मनहूस और बंजर जमीन का नाम भी मत ले मेरे सामने। जब जब हमने उस जमीन पर खेती करने की या फसल उगाने की कोशिश की है, हमारी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हुए हैं। अब हम उस मनहूस मिट्टी में कोई काम नहीं करेंगे, वो किसी काम की नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। उस जमीन के बारे में सोचकर मैं और दुखी हो जाता हूँ। हमारी शादी से पहले तो हम अपनी जमीन पर ही खेती करते थे। पता नहीं हमारी शादी के बाद किसकी नजर लगी कि जब भी हम अपने खेत में कुछ उगाते हैं वो खराब हो जाती है। उस बंजर जमीन पर पैसा और पसीना बहाना बेवकूफी है। विराज की बात सुनने के बाद नंदिनी जमीन के बारे में कुछ नहीं कहती। ऐसे ही राशन की तंगी में नंदिनी और उसके परिवार के दिन गुजरते हैं। एक दिन विराज अपने पुराने सेठ के पास कारखाने में काम ढूंढने के लिए जाता है। विराज दोपहर के समय भागता हुआ घर आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। नंदिनी, माँ, मुझे कारखाने में थोड़ा काम मिल गया है। सेठ जी ने कुछ पैसे एडवांस दिए हैं। मैं आज के लिए थोड़ा सा राशन, चावल और दाल ले आया हूँ। नंदिनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो जल्दी से राशन लेती है और खाना बनाती है। सभी जमीन पर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन खाना बहुत कम है। ईशानी को काफी भूख लगी थी, तो वो अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेती है। थोड़ा और खाना मिलेगा भाभी, मुझे अभी भी भूख लगी है। नंदिनी अपनी थाली की तरफ देखती है, जिसमें बहुत थोड़ा सा खाना था। वो बिना सोचे अपनी पूरी थाली ईशानी की तरफ खिसका देती है। ये ले ईशानी, ले। वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। बेटा, तू क्यों ऐसा कर रही है? तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर सारा खाना अपनी ननद को दे देगी तो तू क्या खाएगी? माँ सही कह रही है नंदिनी, तुम मेरी थाली में से खा लो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारा ध्यान रखना। तुम भूखी रहोगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? नहीं जी, आप दिन भर मजदूरी करके आए हैं, आपको ताकत की जरूरत है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है।
लेकिन विराज नंदिनी की एक बात नहीं सुनता। वो नंदिनी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। अगले दिन घर में फिर से राशन खत्म हो गया था। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। नंदिनी उदास बैठी थी, तभी ललिता वहां आती है। ऐसे उदास बैठने से पेट नहीं भरेगा बहू। जा जाकर पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा राशन मांग ला। जब विराज मजदूरी लाएगा तो हम लौटा देंगे। ऐसे रोज रोज हम भूखे नहीं रह सकते। माँ जी, ऐसे रोज रोज किसी के घर का राशन मांगना अच्छा नहीं लगता। लोग ताने मारते हैं। जब तक वो मजदूरी करके नहीं आते, हम पानी पीकर गुजारा कर लेंगे। तभी पड़ोस में रहने वाली एक औरत सुहानी, जो नंदिनी की दोस्त थी, वो नंदिनी की बात सुन लेती है और उसके पास आती है। अरे नंदिनी, तू तो कभी अपनी सास से ऐसी बात नहीं करती है, तो आज क्या हो गया? तू उनसे ऐसी क्यों बातें कर रही है? कोई परेशानी है क्या? सुहानी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना स्वाभिमान बेच दे। बारिश की वजह से कभी मेरे पति को काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे पास एक जमीन है, उसे भी सब मनहूस कहते हैं, वो भी बंजर हो गई है। नंदिनी, तो रोना धोना बंद कर। अपनी जमीन को ठीक क्यों नहीं करती? सरकारी स्कूल में शहर से कुछ लोग आए हैं। वो गांव के लोगों को मुफ्त में खेती बाड़ी की जानकारी दे रहे हैं। जा वहाँ जाकर देख ले, शायद तेरी बंजर जमीन का कोई इलाज उनके पास हो। सच सुहानी, मुफ्त में जानकारी दे रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ। नंदिनी एक भी मिनट गंवाए बिना स्कूल के मैदान में जाती है, जहाँ एक छोटा सा टेंट लगा था। कुछ अधिकारी गांव वालों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझा रहे थे। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। देखिए भाइयों और बहनों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको हजारों रुपए के केमिकल खाद की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के कचरे से ही अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। साहब जी, क्या सब्जियों की छिलकों और फलों की छिलकों से खाद बन सकती है? हमारी जमीन बहुत बंजर है। बिल्कुल, आपको सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चावल का बचा हुआ पानी और थोड़ा गोबर लेना है। इसे एक जगह सड़ाकर खाद बनाएं और अपनी मिट्टी में मिलाएं। इससे नमी आ जाएगी और फसल लहलहा उठेगी। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, ये सब चीजें तो मैं आसानी से जुगाड़ कर सकती हूँ। अब मैं अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगी। नंदिनी घर आती है और पूरी बात सबको बताती है। सुनीची, मेरी बात मानिए। हमें बस आखिरी बार कोशिश करनी चाहिए। आप हर काम में मेरा साथ देते हैं। बस मेरे कहने पर एक बार उस खेत में मेरा साथ दे दीजिए। मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी। नंदिनी, तुम जानती हो जमीन ने हमें सिर्फ दर्द दिया है, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो उम्मीद है मैं उसे तोड़ नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बहू, जब हम एक साथ हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। मैं भी तुम दोनों के साथ खेत में काम करूंगा। बाबूजी, आपका आशीर्वाद रहा तो हम जरूर सफल होंगे। बारिश की वजह से विराज का मशीन वाला काम बंद था। विराज, महेंद्र और नंदिनी खेत में थे। विराज और महेंद्र कुदाल से कड़ी जमीन को खोद रहे थे। बारिश रुक चुकी थी तो धूप में काम करने की वजह से उन्हें पसीना आ रहा था। अरे ओ विराज, इस पत्थर जैसी जमीन में जुताई करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता। समय बताएगा काका, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेटा, अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं रही, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप बैठिए बाबूजी, आप आराम कीजिए। हमने काफी जुताई कर ली है, लेकिन इस सूखी मिट्टी में डालेंगे क्या? नंदिनी दूर से एक पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी लाती है। ये देखिए बहू, ये बाल्टी में क्या गंद मचा रखी है तूने? ये क्या सड़ा गला ले आई है तू? माँ जी, ये वो अमृत है जो इस बंजर जमीन की प्यास बुझाएगा। मैंने पड़ोसियों से और बाजार से सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और चावल का पानी इकट्ठा करके ये खाद बनाई है। स्कूल के शहरी बाबू ने कहा था ये सबसे अच्छी खाद है। नंदिनी अपने हाथों से वो प्राकृतिक खाद पूरे खेत की मिट्टी में मिला देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विराज जी, माँ जी, हमारे खेतों में खाद डाले काफी दिन हो गए हैं। मिट्टी उपजाऊ हो गई होगी। मुझे लगता है कि अब हमें खेती शुरू कर देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो नंदिनी, चलो चलते हैं और बीज बो देते हैं। मैं उधार में ये चावल और मक्का का बीज लेकर आया हूँ। विराज, नंदिनी, महेंद्र वो सभी मिलकर खेतों में बीज बोते हैं और सिंचाई करते हैं। नंदिनी और उसका पूरा परिवार अपने खेत का अच्छे से ख्याल रखते हैं। नंदिनी खेतों में पानी और समय समय पर घर की चीजों से बना कीटनाशक लाकर डालती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जब नंदिनी खेतों में पानी डालने के लिए जाती है, तब अपने खेतों को देखकर वो खुशी से दौड़ती हुई घर आती है। माँ जी, बाबूजी उठिए, चमत्कार हो गया। हमारे खेत में छोटे छोटे हरे हरे पौधे निकल आए हैं। पूरा परिवार खेत की तरफ दौड़ता है। हरी भरी कोपले देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहू, तूने तो चमत्कार कर दिया। मैंने तो हार मान ली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यह खुशी कुछ दिनों के लिए ही थी। एक सुबह जब परिवार खेत पहुंचता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई पौधे जड़ से उखड़े हुए थे। फसल बर्बाद कर दी गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा लगता है इस बार भी रात में जंगली जानवरों ने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी।
मैंने तो कहा था इस मनु जमीन पर कुछ नहीं हो सकता। नंदिनी के परिवार वाले अपनी मेहनत खराब होते देखकर टूट जाते हैं। सभी परेशान हो रहे थे, तभी नंदिनी का ध्यान मिट्टी पर एक जूते के पैरों के निशान पर जाता है। ये पैरों के निशान किसी जानवर के तो नहीं लग रहे हैं, और दाल के पौधों में कुछ काला काला गिरा हुआ है। ये जानवरों का काम नहीं, किसी ने जानबूझकर हमारी फसल खराब की है। मैं उस इंसान का पता लगा कर ही रहूंगी। नंदिनी और उसके परिवार वाले उदास होकर घर आ जाते हैं। माँ जी, बाबूजी, विराज जी, हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें फिर से खेती करनी चाहिए। नंदिनी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या हमारी मेहनत बर्बाद हो गई है? और कितनी बार हम मेहनत करेंगे? विराज जी, बस एक बार और। माँ जी, आपकी वो पुरानी साड़ियाँ जो बक्से में रखी है वो मुझे दे दीजिए। साड़ियाँ का तू क्या करेगी खेत में? आप बस देखते जाइए। नंदिनी पुरानी साड़ियों को फाड़कर खेत के चारों तरफ एक बाड़ बनाती है ताकि जंगली जानवर आसानी से अंदर ना सकें। नंदिनी खेतों में काम कर रही थी, तभी विराज वहां आता है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा नंदिनी, तुम बस अपनी मेहनत और समय बर्बाद कर रही हो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर वैसे भी हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। एक बार और मेहनत करने में क्या जाता है। विराज नंदिनी की बात मान जाता है। दोनों मिलकर फिर से खेत में काम करते हैं और फसलों को ठीक करके नई जगह पर बीज बोते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सब थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। तभी रात के अंधेरे में नंदिनी उठती है। मैं इस बार अपने खेत को खराब होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदिनी एक लंबी रस्सी में कई छोटी छोटी घंटियां और खाली डिब्बे बांधती है और दबे पांव खेत में जाकर उसे बाड़ के साथ सेट कर देती है। भाभी, ये क्या कर रही हो? खेत में पूजा करनी है क्या जो ये घंटियां बांध रही हो? ईशानी, ये कोई पूजा की घंटी नहीं है, बल्कि घुसपैठियों को पकड़ने का तरीका है। मैंने इसे ऐसे बांधा है कि अगर कोई भी खेत में घुसने की कोशिश करेगा तो ये घंटियां बजने लगेगी और हमें पता चल जाएगा। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। घंटी बांधकर नंदिनी और ईशानी घर आ जाती हैं। आधी रात में जब पूरा परिवार अपने घर में सो रहा था, तब एक आदमी गमछे से चेहरा ढककर नंदिनी के खेत में आता है। आज मैं इनका खेत फिर से बर्बाद कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ ये लोग कितने दिनों तक मेहनत करते हैं। मुकेश नंदिनी के खेतों में घुसने की कोशिश करता है, तभी अचानक खेतों से छन छन खड़खड़ की तेज आवाजें आने लगती हैं। उठिए, जल्दी उठिए, घंटी बज रही है, कोई खेत में घुसा है। विराज, महेंद्र और नंदिनी हाथों में लाठियां लेकर खेत की तरफ भागते हैं। उन्हें आता देखकर वो घुसपैठिया भाग जाता है। अब कोई हमारे खेत को खराब नहीं कर पाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घंटियों की वजह से वो घुसपैठिया नंदिनी का खेत खराब नहीं कर पाता है। कुछ दिनों बाद नंदिनी का खेत लहलहा रहा था। मक्का, चावल और राजमा की अच्छी फसल हुई थी। पूरा परिवार मिलकर कटाई कर रहा था। ललिता और महेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब सारी फसल बोरियों में भरी जाती है तो वहां बोरियों का पहाड़ लग जाता है। 1 2 3 4 5 10 50 100 नंदिनी, पूरे 140 बोरी अनाज हुए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू देख, हमारे पास कभी 1 किलो राशन नहीं होता था, और आज तेरे इस देसी जुगाड़ और मेहनत ने हमारी रसोई में 140 बोरी का राशन खड़ा कर दिया। बेटा विराज, हमें इतना सारा अनाज एक साथ नहीं रखना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, कुछ बोरी अनाज देकर रामू काका से इसके बदले दूसरी जरूरी चीजें ले लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। विराज और महेंद्र रामू काका की दुकान पर जाते हैं। रामू काका, मैं अपनी 40 बोरी फसल आपको दे रहा हूँ। इसके बदले आप मुझे साल के लिए दाल, तेल, मसाले, चीनी और बाकी जरूरी सब्जियां दे दीजिए। रामू काका खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। 40 बोरी के बदले वो विराज को बहुत सारा राशन देते हैं। रसोई के पास पूरी 100 बोरी राशन के ढेर लगे थे। पूरी रसोई दाल, चावल, मक्का, तेल और मसालों से भरी पड़ी थी। नंदिनी रसोई में खाना बनाने लगती है। दाल चावल की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। अरे बहू, आज तो रसोई से ऐसी खुशबू आ रही है कि पूछो ही मत। खाने की खुशबू से मेरे पेट में चूहे नहीं, हाथी कूद रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माता हमारी इस रसोई में विराजमान हो गई है। बस माँ जी, आप और बाबूजी चटाई पर बैठिए, चावल बन गए हैं, मैं सब्जी बनाकर लाती हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज हमारी रसोई में देखो 100 बोरी राशन भरा हुआ है। ये सब देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। एक वो भी वक्त था माँ जब हम लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए भी तरसते थे। ये सब हमारे दिन रात की खून पसीने का फल है जी। भगवान की कृपा से आज हमारी रसोई राशन की बोरियों से भरी हुई है। हाँ बहू, मुझे आज भी याद है उन दिनों कितना कुछ सहा था हमने। उन पुराने दिनों की याद आते ही आज भी मेरी रूह कांप सी जाती है। नंदिनी सभी को खाना परोसती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर भरपेट खाना खाता है। आज किसी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन विराज मुस्कुराते हुए नंदिनी के पास आता है। मेरी प्यारी पत्नी जी, आज तुम हमें खाने में क्या खिला रही हो? आज मैं सबके लिए राजमा चावल बना रही हूँ, आपको तो पसंद है ना?
राजमा चावल का नाम सुनकर विराज खुश हो जाता है। नंदिनी सबके प्लेट में राजमा चावल परोसती है। सभी पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नंदिनी के परिवार में राशन की कोई कमी नहीं थी, पर 2-3 दिन बाद नंदिनी अपने परिवार से कहती है, हमारे पास बहुत सारा राशन है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा राशन बेच देना चाहिए। विराज नंदिनी की बात मान लेता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में अनाज लेकर बाजार में बेचने आते हैं। वो लोग दुकानदार से बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए पीछे से उनका अनाज से भरा बैलगाड़ी लेकर भाग जाता है, जिससे देख नंदिनी और विजय उसके पीछे भागते हैं। वहीं मुकेश बैलगाड़ी पर, आखिर मैंने तुम्हें बर्बाद कर ही दिया, मैं तुम लोगों को कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। मुकेश ऐसा कहता हुआ बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके बैलगाड़ी के सामने नंदिनी दोनों हाथ फैलाए उसे रोक लेती है। तभी विराज पीछे से आकर उसे बैलगाड़ी से उतारकर मारने लगता है, जिससे उसके चेहरे का काला कपड़ा खुल जाता है और नंदिनी उसका चेहरा देखकर हैरान होते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये आदमी नंदिनी? मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगा नंदिनी। मैंने ही इतने सालों से तुम्हारी फसल बर्बाद की थी और आज भी करने आया था। तब तक महेंद्र और गांव के कुछ लोग सरपंच को वहां लेकर आते हैं, जिसे देख सरपंच गुस्से में, क्या हो रहा है यहाँ? विराज, तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है और ये कौन है? ये सब सुन मुकेश सरपंच जी से, सरपंच जी, इस लड़की ने मेरा प्यार ठुकरा दिया था। मैंने इससे शादी करने की बात की थी, लेकिन इसने मुझे छोड़कर इस गरीब विराज से शादी कर ली। इसने मेरा रिश्ता ठुकराया था, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं इसे कभी खुश नहीं रहने दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की? तूने हमारी महीनों की मेहनत, हमारा खून पसीना मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। तूने सिर्फ फसल नहीं, हमारे मुंह का निवाला छीना है। तुम झूठे हो, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जो लोग प्यार करते हैं वो अपने प्यार को तकलीफ नहीं देते हैं। मैंने विराज जी को चुना क्योंकि वो एक सच्चे और मेहनती इंसान हैं, जो हर हाल में मेरा साथ देते हैं। बहुत हो गया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस आदमी को गांव से निकाल दो। अगर ये दोबारा इस गांव में दिखा तो इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मुकेश को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। परिवार राहत की सांस लेता है। नंदिनी और विराज बाजार जाकर राशन की बोरियों को बेच देते हैं और उससे कमाए हुए पैसों से घर की मरम्मत करवाते हैं, और उस दिन के बाद उन्हें कभी अनाज की समस्या नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अब जाकर लग रहा है कि जिंदगी पटरी पर आ गई है। हाँ जी, और ये सब हमारी नंदिनी की बदौलत हुआ है। विराज जी, आपने आखिर तक मेरा साथ दिया, आप बहुत अच्छे हैं। नंदिनी, तुमने ही तो मुझे चुना था, मैं तो हर हाल में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। विराज और नंदिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। शायद पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। प्यार से ज्यादा भरोसा और एक दूसरे का साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा।